एक्सरसाइज 2.31 आंसर केयरफुली। 5-6 पार्ट है इसके आंसर देने। क्वेश्चन ए, टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कैरिंग चार्ज Q1 and Q2 are brought closer to each other. Is the magnitude of electrostatic force between them exactly given by Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square, where r is the distance between their centers. देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में आपको कहा गया लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बड़े स्फीयर है और इनके बीच का डिस्टेंस आपको कहा है वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। सबसे पहली बात तो ये जो फॉर्मूला है Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square, this is applicable for point charges only. Point charges का meaning the size of charge body is negligibly small as compared to the distance between them, तभी एप्लीकेबल है। अगर ये लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है उसे समझ लो, क्यों नहीं है। देखिए, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं आपके, पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, इन पर चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। ये ऑब्जेक्ट कैसे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन R। जो डिस्टेंस है इनके बीच का उसके कंपैरिजन में साइज बहुत छोटा है। तो फिर फॉर्मूला इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट बड़े बड़े हों, ये ऑब्जेक्ट इतने बड़े बड़े हैं, लार्ज स्फीयर है ये, और इनके बीच का डिस्टेंस है कितना R। अब क्या होगा ध्यान से समझना, जो चार्ज इस पर था प्लस, जो चार्ज इस पर था प्लस, इन चार्जेस का एक दूसरे से इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाएगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो जाएगा। जब आपकी बॉडीज का साइज मच स्मॉलर देन डिस्टेंस बिटवीन देम है, तो फिर इन दोनों चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन केवल फोर्स वाला है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं है। लेकिन जब ये चार्ज यहाँ इस पर फैला हुआ है, ये चार्ज है, और ये तो चार्ज एक दूसरे को आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करने पर क्या होगा, इनका जो चार्ज का एक्यूमुलेशन है पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर के कहाँ हो जाएगा, दूर वाले सिरे पर ज्यादा हो जाएगा और नजदीक वाले सिरे पर कम रहेगा। तो अब एक्चुअल में चार्जेस के बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो आर नहीं है, कुछ और हो गया। इसलिए अब इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर सकते। अगर आपकी चार्ज बॉडीज लार्ज साइज है, मतलब जिनका अपना जो रेडियस है R1 और R2, R1 और R2 ये कंपेरेबल टू R है, R1 और R2 कंपेरेबल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है, तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने पर क्या बनेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने पर इन दोनों के चार्जेस के बीच की इफेक्टिव फोर्स चेंज हो जाएगी, इफेक्टिव डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, और ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल नहीं होगा। बी पार्ट कहा गया है, इफ कूलम्स लॉ वर इन्वॉल्व 1/r³ इंडिपेंडेंस डिपेंडेंसी इंस्टीड ऑफ 1/r², वुड गॉस लॉ बी स्टिल ट्रू। मतलब अगर कूलम्स लॉ में 1/r² की बजाय जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है फोर्स, अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस होती, तो क्या गॉस लॉ तब भी ठीक रहता? तब बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। याद कीजिए, हमने कूलम्स लॉ से गॉस थ्योरम प्रूव किया था और वहां पर आर हो रहा है। अल्टीमेटली निकल कर आया था एप्सिलॉन नॉट Q/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर वहां R³ आ जाइए तो फिर वहां Q/एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, वहां R भी आ जाएगा। आप खुद करके देखना इसे, कूलम्स लॉ को लेकर चलना, वो Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ कूलम्स लॉ को जबरदस्ती R³ लेके चलना, और फिर गॉस लॉ उससे प्रूव करके देखिएगा तो आपका आंसर Q/एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। तो इसका मतलब गॉस लॉ उस टाइम ट्रू नहीं होता, अगर ये कूलम्स लॉ की डिपेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस होती, तो कूलम्स लॉ
वैलिड नहीं होता। आप खुद करके देखना, अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है। हाँ जी। सी, क्वेश्चन सी कहा, स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज एट रेस्ट एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, विल इट ट्रेवल अलोंग द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उसी लाइन पर चलेगा जिस जो उस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका रेस्ट, जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज के जिस पाथ पे चलता है टेस्ट चार्ज, उस रास्ते को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो आर द लोकस ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रीली मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब टेस्ट चार्ज को आप छोड़ दोगे तो कहाँ चलेगा ये? जिस पॉइंट पर आपने छोड़ा उस पॉइंट से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही चलेगा ये। डी क्वेश्चन कहा गया, व्हाट इज द वर्क डन बाय फील्ड ऑफ ए न्यूक्लियस इन कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? जीरो वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से चला वहीं वापस आ गया, और इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्स विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो वो चाहे ऑर्बिट आपका सर्कुलर हो या इलिप्टिकल हो, नेट नेट चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन जीरो एंड हैज वर्क डन इज जीरो। दूसरी बात, और भी इसका एक और फैक्टर है, वो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो डिसकंटिन्यूअस? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिसकंटिन्यूअस होता है अक्रॉस द सरफेस, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस है, surface of every conductor is an equipotential surface, necessarily it is an equipotential surface। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर, चाहे उस 1 करोड़ पॉइंट निकाल लो आप, 1000 पॉइंट निकाल लो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यूअस है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस होती ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर पर। कंडक्टर से जब निकल के चली तब कंटिन्यूअस कर्व बन जाता है, लेकिन सरफेस ऑफ कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस होती है। व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कंडक्टर? व्हाट मीनिंग वुड यू गिव द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कंडक्टर? किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वोल्टेज। 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करने के लिए जितना भी चार्ज आपको देना पड़ेगा, दिस इज द कैपेसिटेंस। Gauss, guess a possible reason why water has a much greater dielectric 80 than say mica 6। हाँ, वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत तकड़ा है, 80 है, जबकि जो नॉर्मल बाकी सब्सटेंस है जैसे ग्लास है, पेपर है, माइका है, इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत छोटे होते हैं। जैसे माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुल 6 है। सिंपल सी बात है, माइका का जो मटेरियल है इट इज मेड अप ऑफ नॉन पोलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जबकि वाटर एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में ऑलरेडी डाइपोल्स बने हुए हैं। जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, ये सारे के सारे डाइपोल्स बहुत आराम के साथ अलाइंड हो जाते हैं, घूम जाते हैं, और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू आउट फील्ड आउटसाइड इट। और इन दोनों का, आउटसाइड एप्लीका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनका रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल बहुत कम हो गया, तो फिर इनका रेशियो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का बहुत ज्यादा है।